लास्ट क्लास के अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे थे। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो हम एनालाइज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का एक नया मेथड है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब एक डिफरेंट मेथड है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन सेंस स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस और एक आपका लास्ट में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 3 एक्टिविटीज होती है आपके पास, कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हम फॉर्मेट भी अच्छे से पढ़ चुके थे। उसके फॉर्मेट के 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से थे 4 पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट आता है हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जो फॉर्मेट के अंदर है। फर्स्ट पॉइंट आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। आफ्टर देन कुछ चीजों की आप एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट्स किनकी करते थे? जो नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो हम क्या कर देते थे? प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी क्या हो जाते थे? प्लस। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करते थे? माइनस। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करते थे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करते थे, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने ऑलरेडी माइनस किए हुए थे जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस की हुई थी। तो अब हम क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस। लेकिन नॉन कैश एक्सपेंसेस भी आप प्लस करेंगे, क्योंकि आपको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिससे कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस से कैश का कहीं आउटफ्लो हुआ नहीं, इसलिए हम वापस प्लस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कुछ बच्चे एडजस्टमेंट में भी लिख देते हैं या कुछ बच्चे इसको वर्किंग कैपिटल में भी लिख देते हैं, मतलब वो करंट लायबिलिटी में ट्रीट कर सकते हैं आप उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर आप उसको एडजस्टमेंट में करते हैं तो भी गलत नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, लेकिन डिविडेंड का ट्रीटमेंट हम नेट प्रॉफिट में कर देते हैं तो यहां नहीं लिखते। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, वो सब आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। इसके सारे एग्जांपल आपकी बुक में लिखे हुए हैं, फॉर्मेट में आपने अच्छे से कर लिए थे। उसके बाद नेट प्रॉफिट, ये पहला पॉइंट आता है। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम 3 एक्सपेंसेस उसमें प्लस करते हैं। मींस आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो दिया होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसके अंदर हम जो टैक्स है वो प्लस कर देते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, जिसे हम बोलते हैं मेड, प्रोविजन मेड इनकम टैक्स का। और प्रपोज डिविडेंड वो भी प्लस कर देते हैं, लेकिन वो करंट ईयर का नहीं होता, वो प्रीवियस ईयर का प्लस होता है। और ट्रांसफर टू जनरल, 3 चीजें प्लस करते हैं। इनकम टैक्स रिफंड आप माइनस कर देते हैं, तो आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया होगा, उसके अंदर हम ये एडजस्टमेंट प्लस माइनस कर देते हैं। तो आप ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एंड आफ्टर देन आप वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करते हैं। वर्किंग कैपिटल के 2 पार्ट है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स अगर बढ़ रही है तो माइनस, करंट एसेट अगर कम हो रही है तो प्लस, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस, करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो माइनस। जितने अमाउंट से कम ज्यादा हो रही है वो डिफरेंस आएगा ना, वो आपको प्लस माइनस करना है। करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, करंट एसेट्स के साथ नेगेटिव रिलेशन है, तो वो ध्यान रह जाता है। तो आपके पास आ जाते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें से आप क्या माइनस कर देते हैं? माइनस इनकम टैक्स पेड। तो आपके पास क्या आ जाता है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डन। तो आपने क्या करना है, मतलब 4 स्टेप के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट, स्टेप नंबर 3 ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेप नंबर 4 इनकम टैक्स पेड। ये आपको प्रीवियस ईयर का माइनस करना है, तो आपके पास ये कैश फ्लो फ्रॉम आ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आपका प्लस में आंसर आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे सम्स हैं जिसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो वो पॉइंट हमने आज की क्लास में डिस्कस करने हैं, ठीक है। अब क्या पॉइंट आता है? सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो नेट प्रॉफिट निकाला जाता है, एक तो है कि हमें आइटम्स गिवन होती है कि नेट प्रॉफिट इतना दिया हुआ है,
करंट एसेट इतनी दी हुई है, करंट लायबिलिटीज इतनी दी हुई है, डेप्रिसिएशन दी हुई है, बैड डेट्स दी हुई है, जो आप स्टार्टिंग के सम कर रहे थे। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ आपने पॉइंट्स देखने, आपने नेट प्रॉफिट चूज किया, नेट प्रॉफिट के अंदर जो जो चीजें प्लस होनी है वो प्लस करके नेट प्रॉफिट लिख दिया। उसके बाद आप एडजस्टमेंट उठाते थे, फिर आप वर्किंग कैपिटल, फिर नेट इनकम टैक्स पे जो इनकम टैक्स पेड है वो माइनस कर देते। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया हो कि बैलेंस शीट दी हो, अब देखो बैलेंस शीट दी हो, फिर आप उसको किस तरीके से तैयार करेंगे। अगर आपको बैलेंस शीट गिवन है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से तैयार करना है। एक्चुअल में जो आपका बोर्ड में सम आएगा ना, वहां आपको बैलेंस शीट ही दी होगी। तो बैलेंस शीट से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है, मतलब आपको तीन तरह के सम मिल सकते हैं। एक तो ऐसा मिल सकता है कि सिंपल आइटम्स गिवन हो, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी हो। एक ऐसा हो सकता है कि बैलेंस शीट गिवन हो, पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हो। लेकिन अगर हमें उसमें से सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो वो कैसे करेंगे, वो आपकी बुक में सम दिए हुए हैं, मैं आपको उसका पॉइंट बता देता हूं कैसे करना है, सब आप उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो आपको बैलेंस शीट के अंदर जो हमें बैलेंस शीट गिवन होती है, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रहता है, यहां आपको मिलता है शेयर होल्डर फंड, ठीक है, और उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, आफ्टर देन टोटल, और नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, एंड आफ्टर देन टोटल। अब सिंपल आइटम दी हुई है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, यहां आपको नोट नंबर, यहां करंट ईयर की फिगर्स एंड यहां प्रीवियस। प्रॉब्लम यह है कि बैलेंस शीट दी हो और बैलेंस शीट से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार करना है, वही फॉर्मेट रहेगा। आपको फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट के 4 स्टेप कौन से हैं? पहला स्टेप क्या है? नेट प्रॉफिट। सेकंड स्टेप जो एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। थर्ड स्टेप आता है वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट, एंड आफ्टर देन इनकम टैक्स का जो पॉइंट आता है। तो आपने यहां आपको पता होना चाहिए कौन सी आइटम कहां आती है। तो जैसे सबसे पहले दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 2 आइटम्स मिलेंगे आपको, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो यहां नहीं लिखना आपको। शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, वो यहां ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। अभी हम सिर्फ ऑपरेटिंग पढ़ रहे हैं तो अभी हम इसको इग्नोर कर देंगे। आफ्टर देन रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपको कुछ आइटम्स मिलेंगी, रिजर्व, कुछ रिजर्व मिलेंगे, एंड सरप्लस। जो सरप्लस और रिजर्व दोनों ही किसके पार्ट है? ऑपरेटिंग के। तो आप वहां से प्रॉफिट उठा लेंगे। तो जो अगर आपको बैलेंस शीट दी होती है और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है, तो सबसे पहले जो आपको प्रॉफिट चाहिए वो कहां से मिलेगा? शेयर होल्डर फंड में, रिजर्व एंड सरप्लस में से। तो रिजर्व एंड सरप्लस में से आप प्रॉफिट उठा लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट आपको 2 इयर्स का दिया होगा, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो जो उनका डिफरेंस है वो आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। उसके अंदर हम जो एडजस्टमेंट्स है कौन कौन सी? रिगार्डिंग डिविडेंड, रिजर्व एंड इनकम टैक्स, वो हम उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, आप उसके आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर यहां आ गया नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में जो पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग आपको यहां दिक्कत आती है समझ में, नॉन करंट लायबिलिटी ये भी किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो अपने को यहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं करना। प्रॉब्लम ये है नॉन करंट लायबिलिटी में आपको जो भी अमाउंट दिया होगा, जो भी आइटम गिवन होती है, उसके आगे रेट लिखी होती है, इंटरेस्ट रेट। क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपके पास पहला पॉइंट क्या आता है? डिबेंचर्स, बैंक लोन। अब डिबेंचर के आगे भी रेट लगी होती है, बैंक लोन के आगे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी होती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट का क्या करना है? जो इंटरेस्ट आप डिबेंचर्स पे पे कर रहे हैं, डिबेंचर में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या आप उस पे पे कर रहे हैं? बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेड आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन वो प्रॉफिट में से माइनस हुआ होता है। वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो हम ऑपरेटिंग में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट लगाए किस पे? देखो आपको मान लो ये 2 इयर्स की फिगर गिवन है 2017, आपको बैंक लोन दिया हुआ 5 लाख और यहां दिया हुआ 2 लाख। ठीक है, बैंक लोन लास्ट ईयर का 2 लाख, अब हो गया 5 लाख। तो आप इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे? 2 लाख पे या 5 लाख पे? अगर आपको कुछ नहीं कह रखा, स्टेटमेंट में कुछ नहीं बता रखा कि ये आपके पास 3 लाख कब इंक्रीज हुए, तो हम ओपनिंग बैलेंस पे ही इंटरेस्ट लगा देंगे। 2 लाख पे इंटरेस्ट लगाएंगे, वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग में नीचे जाके माइनस हो जाएगा। जब हम पूरा सम करेंगे तो वहां सीखेंगे कि डबल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि जो आपने लोन 3 लाख का और लोन लिया है, वो लिया है 1 अप्रैल 2016 को, मतलब आपने स्टार्टिंग में ही 3 लाख का लोन ले लिया था। मतलब ये तो 31 मार्च को बैलेंस दिया हुआ था, नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को आपने 3 लाख और ले लिए, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो किस पे लगेगा? 5 लाख पे, क्योंकि 2 लाख पे तो लगना ही था।
3 लाख आपने उसी दिन और ले लिया तो 5 लाख इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर आपने 3 लाख रुपीस जो बैंक से लोन लिया है वो लिया 31 मार्च 2017 को, मतलब यहाँ क्लोजिंग डेट को लिया, पूरा साल आपने कितने पैसे यूज किए, तो 2 लाख इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, अगर आपने जो लोन लिया है वो लिया 1 अक्टूबर 2017 को 16 को, तो 1 अक्टूबर से पहले इस पे लग जाएगा, 1 अक्टूबर के बाद इस पे, मतलब 6 मंथ का इस पे, 6 मंथ का इस पे। ठीक है, तो आपने नॉन करंट लायबिलिटी में से जो ऑपरेटिंग का पार्ट निकालना है वो इंटरेस्ट निकालना है, और इंटरेस्ट आपकी कंपलसरी पेमेंट है, आपको कह रखा है चाहे नहीं कह रखा, आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। डेट गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन तो ओपनिंग पे लगा दो। उसके बाद आती है करंट लायबिलिटी, ये किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का। तो ऑलरेडी हम उसको पहले पढ़ चुके हैं कि करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग में आप कर देते हो ट्रीट, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो माइनस। लेकिन करंट लायबिलिटी के अंदर आपको एक पॉइंट मिलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स दो पार्ट दिए होंगे, एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। अगर आपको सिंपल एक ही इनकम टैक्स दिया होता है तो हम ऐसा मान के चलते कि जितना हमने टैक्स का प्रोविजन बनाया था उतना ही पे कर दिया, तो वही प्लस कर देते हैं, वही नीचे ऑपरेटिंग में माइनस। लेकिन अगर आपको 2 इनकम टैक्स दिए हो, मतलब इनकम टैक्स के 2 बैलेंसेस दिए हो, करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का, तो जो करंट ईयर का है वो प्रोविजन मेड है वो प्लस हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स पेड है वो माइनस हो जाएगा। मतलब मेड है वो ऊपर प्लस होता है जब हमने पढ़ रहे थे अभी नेट प्रॉफिट में, और पेड हमारा नीचे माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी ऑपरेटिंग के, जहां हम कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, जब नेट निकालने लगते हैं तो वहां माइनस हो जाते हैं। उसके बाद नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में 2 पार्ट मिलेंगे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो जो टेंजिबल है वो तो आपका फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं, वो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, वो यहाँ लेने ही। इनटेंजिबल दोनों में आ सकती है, इन्वेस्टिंग में भी और ऑपरेटिंग में। इनटेंजिबल अगर इंक्रीज हो रही है तो देखो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इनटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल या पेटेंट्स इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर इनटेंजिबल एसेट डिक्रीज हो रही है तो इट मींस वो रिटर्न ऑफ होगी, सेल भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको सेल मेंशन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो रिटर्न ऑफ होगी है, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, तो वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएंगे। और करंट एसेट्स में, करंट एसेट सारी की सारी आप ऑपरेटिंग में लिखते हैं, लेकिन करंट एसेट के अंदर आपको एक पार्ट मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट, तो वो 2 पार्ट आपको छोड़ देने, उनका आपको यहाँ ऑपरेटिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। जब हम तीनों एक्टिविटी का ट्रीटमेंट करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग इकट्ठा ट्रीटमेंट करेंगे, तो वहां उसके साथ ट्रीटमेंट होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बैलेंस शीट का अगर आपको सम दिया हो तो आपने आइटम्स देखनी है कि कौन सी आइटम कहां यूज होती है, किस आइटम में से कौन सी चीज ऑपरेटिंग में चली जाती है, तो आपका सम इजीली हो जाएगा। जैसे आपने नॉन करंट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लगाया था, ऐसे आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे भी इंटरेस्ट मिल सकता है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट क्या होता है, रिसीव होता है। नॉन करंट एसेट पे आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो सेम उसमें भी यही देखना पड़ेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कब दिया होगा, सेम उसी तरीके से ट्रीटमेंट होगा। अगर नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो या ओपनिंग डेट को, ओपनिंग डेट को इंक्रीज होगी तो टोटल मतलब जो इतना अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नॉन करंट एसेट जो इंक्रीज हुई है वो क्लोजिंग डेट हुई है, मींस आपने पूरा साल इतना पैसा यूज किया तो इंटरेस्ट इस पे लग जाएगा। और ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है तो उस डेट से पहले ओपनिंग पे इंटरेस्ट लग जाएगा, उस डेट के बाद क्लोजिंग पे इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट रिसीव है वो इंटरेस्ट रिसीव माइनस होता है जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, इंटरेस्ट पेड प्लस इंटरेस्ट रिसीव माइनस। तो ये आपका पार्ट था जब हम बैलेंस शीट से कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको तीसरा पॉइंट आता है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स दिए, तो उसके अंदर भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट वैसे ही करना है, मतलब फॉर्मेट आपका वही रहेगा, फॉर्मेट चेंज नहीं होने वाला। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि फॉर्मेट दिया किस तरीके से हुआ है। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने पढ़ा, उसका भी हमने फॉर्मेट पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आपको मिलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, तो आपके पास आ जाता है टोटल रेवेन्यू, फिर आप इसके अंदर से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं और आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, और इसके अंदर से आप माइनस कर देते हैं इनकम टैक्स, तो आपके पास क्या आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट मिलता है। एक्सपेंसेस होते हैं आपके 7 टाइप्स के। पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आफ्टर देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एंड आफ्टर देन चेंज इन इन्वेंटरी, चेंज इन इन्वेंटरी, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। 7 टाइप के एक्सपेंसेस हैं, तो आप इनको ट्रीट करके नेट प्रॉफिट पे पहुंचते हैं, इनकम टैक्स माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मतलब आपको तीन तरीके दिए हो सकते हैं, एक तो आइटम्स गिवन होंगी, सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट तैयार करें और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालें, एक आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, तीसरा आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, नेट प्रॉफिट उठाएं, इनकम टैक्स प्लस कर दें या और भी कोई चीज जैसे डिविडेंड है या इंटरेस्ट पेड है वो आपको एक्सपेंसेस में से मिल जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट पेड आपको मिलेगा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, तो वहां से आप वो प्लस करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ जाए। आफ्टर देन एडजस्टमेंट आपको सब मिलेंगे किसके अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे डेप्रिसिएशन दी हुई है या कोई अगर आपको और ऐसे एक्सपेंसेस दे रखे हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो यहां से उठा के प्लस कर देंगे। एक्सपेंसेस की डिटेल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अदर इनकम की डिटेल वो अदर इनकम में से मिलेगी, तो अदर इनकम में से आप ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का बैलेंस आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा, तो वहां से आप जो भी इनका डिफरेंस है वो प्लस माइनस करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर सकते हो। और इनकम टैक्स वापस माइनस कर दो। इनकम टैक्स अगर एक दिया हुआ तो वही प्लस वही माइनस, अगर इनकम टैक्स दो दिए हुए हैं तो दो इनकम टैक्स दिए हुए तो क्या करोगे, तो वही मतलब जो करंट ईयर का प्लस हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप सम वहीं से स्टार्ट करेंगे, आपको ऊपर वाली चीजें करने की जरूरत नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट और नेट प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑपरेटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास पार्ट आता है इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया वो था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके कुछ पॉइंट थे वो अभी हमने पीछे डिस्कस किए। नेक्स्ट जो पार्ट आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब तीन पार्ट थे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग आपकी रिलेटेड थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो रिलेटेड है फिक्स्ड एसेट से, करंट एसेट जो है वो आपकी ऑपरेटिंग में चली जाती है। तो फिक्स्ड एसेट को अगर आप परचेज कर रहे हैं, मतलब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है, तो आपका कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बड़ा इजी है, ऑपरेटिंग में तो आपने 4 पॉइंट करे थे ना, नेट प्रॉफिट, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट, स्टेप नंबर 3 वर्किंग कैपिटल एंड स्टेप नंबर 4 इनकम टैक्स। तो वहां अपने को स्टेप वाइज देखना पड़ता था, लेकिन इन्वेस्टिंग का कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, सिंपल फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हो तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो गया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस क्योंकि कैश का इनफ्लो हो गया। अब फिक्स्ड एसेट में आपके पास क्या क्या आएंगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब आपकी जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स की भी परचेज हो सकती है, इंटेंजिबल एसेट्स की सेल भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली इंटेंजिबल एसेट अगर कम हो रही है तो हम उसको रिटर्न ऑफ मान के चलते हैं, अगर हमें कुछ मेंशन ना किया गया हो स्टेटमेंट में, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इट मींस इंटेंजिबल एसेट अगर कम हो रही है तो वो रिटर्न ऑफ हो गया, वो आपका ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर आप परचेज कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो गया, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर आप सेल कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा क्योंकि कैश का इनफ्लो हो गया। आफ्टर देन जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके रिगार्डिंग कोई इनकम हो रही है, वो भी आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, मतलब आपने कहीं किसी बैंक के पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं, एफडी करा रखे हैं, तो वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। अगर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, डिबेंचर में अगर पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो इंटरेस्ट आएगा, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं तो डिविडेंड आएगा, वो इनकम होगी प्लस। और कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज कर रखी है, कोई बिल्डिंग लेटर पर्पस के लिए दे रखी है, तो जो वहां से रेंट आ रहा है वो भी आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो ये प्लस हो जाएगा। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव तो हमने ऑपरेटिंग में माइनस किया था, तो वो यहाँ कैसे आ गई? हमने उनको ऑपरेटिंग में माइनस किया इसीलिए था क्योंकि वो ऑपरेटिंग का पार्ट ही नहीं था, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट था। वहां हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें वहां ये चीजें माइनस करनी पड़ी, तो यहाँ आके वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। वहां हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए था इसलिए वहां से माइनस करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, इनका डबल ट्रीटमेंट किया जाता है। जब हम पूरा सब करेंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तो वहां आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है, देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है, फिक्स एसेट परचेज करी माइनस, सेल कर दी प्लस, ठीक है। कोई भी अगर आपने फिक्स एसेट परचेज या सेल करी है, फॉर एग्जांपल आपने फिक्स एसेट, आपके पास लास्ट ईयर बैलेंस पड़ा था 10 लाख का, ईयर लिख लेते हैं 2017 2016, लास्ट ईयर हमारे पास फिक्स एसेट का बैलेंस है 10 लाख, अब हो जाता है 12 लाख, तो क्या हुआ, 2 लाख की परचेज होगी, मतलब लास्ट ईयर हमारे पास फिक्स एसेट पड़ी थी 10 लाख की और अब हो जाती है 12 लाख की, तो मींस 2 लाख की आपने फिक्स एसेट परचेज कर दी। तो आप क्या करेंगे,
2 लाख रुपीस यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ, फॉर एग्जांपल मशीनरी दी, परचेज ऑफ मशीनरी माइनस, अगर ये 15 से 12 हुई होती तो 3 लाख की सेल हो जाती, तो बड़ा सिंपल सही था। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो कि फिक्स एसेट जो आपके पास लास्ट ईयर पड़ी थी 10 लाख की और अभी बैलेंस हो जाता है 12 लाख, इट मींस 2 लाख की आपने क्या कर दी, परचेज कर ली, इसके अकॉर्डिंग तो 2 लाख की परचेज होगी। लेकिन क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन कर दे कि जो आपकी परचेज है फिक्स एसेट की वो है 3 लाख, तो क्या हुआ, 10 लाख की थी तो 3 लाख की परचेज करी, होनी कितनी चाहिए थी क्लोजिंग 13 लाख, जबकि क्लोजिंग है कितनी, तो इट मींस 1 लाख की क्या है, या तो सेल है या डेप्रिसिएशन भी तो हो सकती है। ठीक है, अगर आपको सेल के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ तो आप उसको डेप्रिसिएशन लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके की कोई ट्रीटमेंट दी होती है या डेप्रिसिएशन दी होती है, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया होता कि 10 लाख की मशीन थी और 1 लाख डेप्रिसिएशन है और क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख हो गया, तो 10 में से 1 लाख तो डेप्रिसिएशन थी, तो बैलेंस कितना होना चाहिए था 9, जबकि बैलेंस हो कितना गया 12 लाख, तो इट मींस 3 लाख की परचेज होगी। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इस तरीके की एडजस्टमेंट मिलती है, डेप्रिसिएशन मिलती है या परचेज मिलती है या सेल मिलती है, तो उसके लिए आप अकाउंट बनाएंगे। विदाउट अकाउंट भी आप सम कर सकते हैं, नो डाउट, ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको अकाउंट ही बनाना है, लेकिन अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो आपकी गलती कम हो जाती है। अकाउंट कैसे बनाएंगे इसी को लेके चलते हैं, लेकिन पहले हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट सीख लेते हैं। ये दो क्यों बनाए हुए हैं इसका भी अभी रीजन बताता हूँ, पहले हम यहाँ देखेंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ मिलेगा आपको, ओपनिंग बैलेंस कहाँ मिलेगा, डेबिट साइड, क्योंकि फिक्स्ड एसेट डेबिट होती है तो बैलेंस डेबिट साइड, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फिक्स्ड एसेट का अकाउंट आपने 11th क्लास में बनाया हुआ है, लेजर के अंदर हम अकाउंट बनाते थे एसेट्स का, तो आपको अकाउंट बनाना आता है, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद फिक्स्ड एसेट अगर आप परचेज करते हो तो एंट्री क्या करते हो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, मतलब फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, ये डेबिट साइड है आपकी और ये क्रेडिट साइड, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक परचेज, मतलब अगर हमें परचेज गिवन है तो हम यहां लिख देंगे, सेल गिवन है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट वो इधर आ जाएगी अकॉर्डिंग टू एंट्री, जनरल एंट्री। किसी एसेट को बेचते हैं, प्रॉफिट होता है तो वो इस साइड लिखा जाएगा, लॉस होता है तो इस साइड लिखा जाता है, ये हम ऑलरेडी प्लस वन क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। और अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फिक्स्ड एसेट पे तो एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट मतलब बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट में, तो ये एंट्रीज के अकॉर्डिंग तो हमें लिखना आता है। अब इसको यहां पुट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 10 लाख, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 12 लाख, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, ये ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ, अगर कुछ भी नहीं कह रखा तो जो 2 लाख है वो क्या निकलेगी, परचेज, आप इसके अकॉर्डिंग निकाल के देखना, ओपनिंग 10 क्लोजिंग 12, डिफरेंस किधर आएगा इस साइड, तो इस साइड दो बैलेंस है, या तो प्रॉफिट या परचेज, प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब कोई चीज सेल करोगे, तो सेल नहीं करोगे तो इसमें 2 लाख की क्या है, तो आप यहां लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में परचेज और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। अगर ऐसा होता कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 10 लाख, क्लोजिंग दिया 12 लाख और ये कहता है कि आपने ये मशीन परचेज की है 3 लाख की, 3 लाख की परचेज की, इसने एग्जैक्ट अमाउंट दे दिया 3 लाख का, तो 10 प्लस 3 13 माइनस 12, तो 1 लाख डिफरेंस आएगा। अब 1 लाख सेल मानूं, लॉस मानूं या डेप्रिसिएशन मानूं, डेप्रिसिएशन, फर्स्ट प्रेफरेंस आपने देनी है डेप्रिसिएशन को, रीजन क्योंकि सेल के लिए तो स्पेशल मेंशन करेगा, फिर आपको लॉस भी बताएगा, तो अगर आपका डिफरेंस आने वाला है तो आप डेप्रिसिएशन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हो जाए कि उसने हमें सेल भी दे रखी है, मतलब वो हमें ये कह रहा है कि 1 लाख की डेप्रिसिएशन थी, ठीक है, आपने कोई मशीन सेल कर दी, मशीन की वैल्यू थी 5 लाख, 5 लाख वाली मशीन आपने 3 लाख में सेल कर दी, तो 2 लाख का हमें क्या हो गया, तो 2 लाख का लॉस हो गया और 3 लाख की सेल करी थी। अब देखना ये कितना हो गया, अब सभी आइटम्स गिवन है, तो 12 प्लस 1 13 प्लस 2 15, 15 और 3 18, तो इधर भी कितना आना चाहिए 18, 18 माइनस 10, तो फिर इट मींस परचेज कितनी हो जाएगी 8 लाख, ठीक है। अगर लो प्रॉफिट आता तो हम इधर लिख देते, लॉस आया तो इधर लिख देते, मतलब प्रॉफिट और लॉस में से एक ही चीज आएगी, वो जो भी आएगी उस अकॉर्डिंग। मैंने आपको पूरा फॉर्मेट लिखवा दिया, जो भी चीज गिवन होगी आप लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है, ये क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, जब हमें फिक्स्ड एसेट के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट मिल जाती है। एडजस्टमेंट मिलती है कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर दी, आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर ली, या फिक्स्ड एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन दी हुई,
तो आप अकाउंट में पुट करके वैल्यूज को पुट करके करते हैं तो आपका आंसर सही आ जाता है। फिर प्रॉब्लम आती है, अब इस अकाउंट को तो बना लिया, इसको इन्वेस्टिंग में कैसे ट्रीट करें। हमें इन्वेस्टिंग में से इसमें से कौन कौन सी चीजें चाहिए, एक परचेज और एक सेल। जब भी आप अकाउंट बनाते हैं तो आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं करते। रीजन, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस परचेज या सेल निकालने के लिए किया जाता है, तो सेल परचेज तो हमारे पास आएगी, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को इग्नोर कर देंगे। अब ये सेल है, ये इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगी, प्लस, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस है ये इन्वेस्टिंग में आएगा, ये कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में क्या कर दोगे, प्लस, ठीक है, जहां हम एडजस्टमेंट करते थे। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो इधर डेप्रिसिएशन दी हुई है, डेप्रिसिएशन कहां आएगी, ये भी ऑपरेटिंग में प्लस, इसका इन्वेस्टिंग में कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। अभी हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए हमने ये सब चीजें इग्नोर कर देनी है, सिर्फ यहां से सेल उठानी है और क्या उठानी है, परचेज। ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ देनी है, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। जब भी आप अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उनको छोड़ देंगे। और जो लॉस है वो ऑपरेटिंग में प्लस, प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस। मतलब जब आप पूरा सम करेंगे ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट निकाल रहे हैं किसी भी फर्म का, तो किसी भी कंपनी का, तो आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज बनाएंगे, वहां हमें अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो इसमें से जो चीज जिस एक्टिविटी में आएगी वहां लिख देंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इन्वेस्टिंग का पार्ट कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ आप यहाँ पे सेल और परचेज उठा लें, डन। सेल फॉर्मेट ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, सेल आ रही है तो प्लस, परचेज आ रही है तो माइनस, सिंपल सिंपल करते चले जाने। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप जो फिक्स एसेट का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, वहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। यहां तो था कि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बना रहे, हम 11th क्लास में करते थे ना कि फिक्स एसेट पे जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो देयर आर टू मेथड्स। एक आप विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, एक आप विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। तो उसका जो फॉर्मेट है वो एक बार रिकॉल करते हैं। प्लस 1 क्लास के अंदर हम क्या करते थे, 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा है कि फिक्स एसेट अकाउंट बनाते थे, अगर आपको डेप्रिसिएशन वही दिखानी है तो हम क्या करते थे, फिक्स एसेट बनाते चले जाते थे, डेप्रिसिएशन दिखाया, बैलेंस आ गया, फिर डेप्रिसिएशन दिखाया, बैलेंस आ गया, फिर डेप्रिसिएशन दिखाया, फिर बैलेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद एक मेथड हम करते थे कि अगर आपने फिक्स एसेट अकाउंट बनाया और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बना रहे हो, तो वहां हम क्या करते थे, फिक्स एसेट का बैलेंस यहां चला जाता था, ठीक है, और जो मशीन आपने डेप्रिसिएशन लगाई है उसकी डेप्रिसिएशन कहां लगाते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एक ही बात है, ठीक है। इसको आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं। मतलब मशीन पे जितनी भी डेप्रिसिएशन थी वो आप कहां लिखते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, ठीक है। फिर आप क्या करते थे, डेप्रिसिएशन लगाते चले जा रहे हैं, लेकिन एक साल ऐसा आता था कि उस साल हमने एक मशीन बेची, टोटल मशीन्स का बैलेंस दिया हुआ था फिक्स एसेट में, डेप्रिसिएशन में आप मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाते चले जा रहे थे। प्लस वाली बात हम ध्यान कर रहे हैं एक बार, तो वहां क्या करते थे, एक मशीन आपने सेल कर दी आफ्टर 4 ईयर, तो आप लोग क्या करते थे, जो मशीन सेल करी है उसकी टोटल डेप्रिसिएशन, पहले तो आप यहाँ लिखते थे करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, ध्यान से यहाँ क्या लिखते थे, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, ठीक है। और जो मशीन आपने बेच दी, यहाँ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन लिखते थे उन्हीं मशीन्स की जो बच गई है। जो मशीन बेच दी उसकी डेप्रिसिएशन यहां लगा के उसका टोटल करके हम यहां ट्रांसफर करते थे। अगर आपको 11th वाला ध्यान है तो यहां से उठा के कहां लिख देते थे, फिक्स एसेट में। जो डेप्रिसिएशन आ गई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो मशीन बेच दी वो यहां से उठा के यहां लिखते थे, ठीक है। और आपके पास क्या निकल आता था वहां से, लॉस या प्रॉफिट, जो मशीन बेची। इट मींस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो ये है, ये उसी मशीन की डेप्रिसिएशन है जो मशीन आपने सेल कर दी। ये 11th क्लास में था, अब भी ऐसे ही। लेकिन 12th क्लास के अंदर आपको ना सिर्फ 1 ईयर का अकाउंट बनाने के लिए कहते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मेट वही है। फिक्स एसेट का फॉर्मेट क्या था, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल, लॉस, यहां लगाते थे डेप्रिसिएशन। अगर आपको करंट ईयर की डेप्रिसिएशन दी हुई है, या अगर हम डेप्रिसिएशन वाला मेथड फॉलो करें तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगानी, मींस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो यहां आप डेप्रिसिएशन लिखते ही नहीं थे। डेप्रिसिएशन कहां जाती थी, नीचे। यहां क्या आएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 11th क्लास में क्या करते थे, यहां से जो डेप्रिसिएशन है टोटल वो यहां ट्रांसफर कर देते थे। अभी जो हम सम करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि डेप्रिसिएशन यहां से यहां ट्रांसफर हुई है, तो एक ही बात है, ठीक है। और यहां हमारे पास निकल आती थी परचेज, प्रॉफिट दिया हुआ तो इधर लिख देते थे। और यहां डेप्रिसिएशन गिवन होती थी 11th क्लास के अंदर। 12th क्लास के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये डेप्रिसिएशन गिवन ना हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो भी सकता है गिवन हो भी सकता है ना भी गिवन हो।
मोस्टली जो सम्स है उसमें यही मिलेगा कि डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये डेप्रिसिएशन यहाँ लिखी, इनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। मशीन का ओपनिंग बैलेंस मींस फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट एंड क्रेडिट, मींस ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्योंकि ये लायबिलिटीज है। डेबिट साइड है क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि ये लायबिलिटी है। ये एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है, उसका बैलेंस क्रेडिट। ठीक है, क्लोजिंग अपोजिट हो जाएगा। आफ्टर देन आपने क्या करना है, इन दोनों बैलेंसेस को प्लस करना है, ये माइनस करना है। आपके पास क्या निकल आएगी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। सेम 11th क्लास वाला है, लेकिन 12th क्लास में थोड़ा सा इसको और इजी तरीके से कर लेते हैं। ये तो मैंने प्रॉपर आपको विद लॉजिक बताया। आपने सिंपल एक पॉइंट ध्यान रखना है, अगर आपको करंट ईयर की डेप्रिसिएशन गिवन है तो आप एक ही अकाउंट बनाएं, अगर आपको करंट ईयर की डेप्रिसिएशन नहीं गिवन तो आप दो अकाउंट बनाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉलो करते हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं तो हमें डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से मिलेगी, मशीनरी अकाउंट या फिक्स्ड एसेट अकाउंट से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको सम कैसा गिवन हो सकता है, आपको जो सम गिवन होगा फिक्स्ड एसेट का बैलेंस गिवन होगा और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन होगा। मैं कोई भी एक एग्जांपल अपनी तरफ से लेके आपको करा रहा हूं यहां पे सम। ठीक है, मान लो कि आपको ऐसा गिवन है, ये फिक्स्ड एसेट का बैलेंस गिवन है और ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है। एक्युमुलेटेड का बैलेंस ओपनिंग है 2 लाख और क्लोजिंग है 3 लाख। तो आपने क्या करना है, यहाँ वैल्यूज पुट कर ले। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना था 10 लाख। मशीनरी इन द सेंस फिक्स्ड एसेट, मशीन भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है। ओपनिंग बैलेंस 10 लाख, क्लोजिंग कितना आ गया 12 लाख, ये यहां लिख दो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और क्लोजिंग कितना है 3 लाख। ठीक है, ये बैलेंसेस आपको गिवन होंगे। आफ्टर दैट आपको ये कहा गया होगा एक मशीन, मतलब ये तो टोटल मशीन्स है, इसमें से एक पार्ट मशीन का आपने सेल कर दिया जिसकी वैल्यू थी 2 लाख, जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख, उसके ऊपर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 50,000। ठीक है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस उस मशीन के ऊपर पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन थी 50,000, वैल्यू कितनी बच गई 1,50,000। आपने इस मशीन को बेच दिया 1,25,000 1,20,000 में दे दो। आपने इसको कितने में सेल कर दिया 120 में, तो 30,000 का आपको क्या हो गया लॉस। मतलब आपके पास एक मशीन थी, इस मशीन में से आपने एक मशीन थी उसकी कॉस्ट थी 2 लाख, उसके ऊपर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 50,000, उसको आपने सेल कर दिया 1,20,000 में और आपको 30,000 का क्या हो गया लॉस। तो आप ये वर्किंग नोट बनाए, इनको वहां पुट कर दे। कैसे पुट करेंगे, सेल कितने में करी है 1,20,000 में। ठीक है, लॉस कितना हुआ 30। अगर प्रॉफिट होता तो इधर आ जाता, लॉस है तो इधर आ गया। अब ये क्या दी हुई है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां लिख दे। देन आपने जो वर्किंग नोट बनाया है वो आइटम्स में पुट कर दी। अब इन बैलेंसेस को कंप्लीट कर दो। इस अकाउंट को कैसे कंप्लीट करेंगे, ये टोटल कितना आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 14 लाख। 14 लाख माइनस 10 लाख, तो जो 4 लाख डिफरेंस आएगा वो क्या आएगी परचेज। आफ्टर दैट जो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था ये आप यहां ट्रांसफर कर ले 50,000। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये आपको ऐसा लगेगा कि ये यहां से आ रहा है, एक्चुअल में 11th क्लास में जब हम पढ़ते थे ये यहां से जाता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां हमें ये दिया होता तो हम यहां लिखते थे, यहां वहां से दिया हुआ ये लिख रहे क्योंकि वहां में ये गिवन होता था, यहां हमें ये निकालना है। तो अब इन दोनों का टोटल कितना हो गया 350 माइनस 2 लाख, तो यहां पे कितना आ गया 150। ये क्या निकल आई करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब करंट ईयर की डेप्रिसिएशन गिवन थी, अगर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर गिवन है तो आप ये बनाएंगे। लेकिन अगर आपको डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर गिवन नहीं है तो आप दो अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब यहां इन बैलेंसेस में से किसका क्या करना है ध्यान से देखो। मैंने आपको कहा था जब भी आप अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं करना। मैं क्रॉस कर रहा हूं, आपको ऐसा करना नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूं कि इनका कुछ करना नहीं है। तो ओपनिंग क्लोजिंग कट कर दो, इनका तो कहीं पे कुछ ही नहीं करना। आफ्टर देन ये बैंक जो है बाय बैंक सेल, ये कहां आएगी इन्वेस्टिंग में प्लस, और ये लॉस ऑपरेटिंग में प्लस 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 सेल ऑफ लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस हो जाता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं आती, वहां क्या आती है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं आएगी, ध्यान से देखो ये बैलेंस आपस में कट नहीं गई,
मतलब इधर क्रेडिट साइड इधर डेबिट साइड तो आपस में कट के डेबिट क्रेडिट तो छोड़ दो। आफ्टर देन ये लेना ही नहीं था, ये भी नहीं लेना, प्रॉफिट था नहीं, ये परचेज कहाँ आएगी, इन्वेस्टिंग में माइनस, एंड यहाँ से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं करना, और फिक्स्ड एसेट ये वहां से कट गया, और जो डेप्रिसिएशन आई है ये ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, तो आपको कॉमन पॉइंट एक ही ध्यान रखना है, अगर आपको करंट ईयर की डेप्रिसिएशन गिवन है तो आप एक अकाउंट बनाएं, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो आप दो अकाउंट बनाएं। अब यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट और आता है कि अगर आपको करंट ईयर की डेप्रिसिएशन भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड भी वो गिवन है, मतलब उस मशीन की एक्यूमुलेटेड भी गिवन है, तो आप क्या करते, मतलब सेम सम यही होता कि एक मशीन थी 2 लाख की, 50,000 उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, आपने बेच दी 1,20,000 और आपको 30,000 का लॉस हो गया, लेकिन डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखी है 2 लाख या 3 लाख, फिर आप क्या करते, फिर आपने क्या करना था, अगर आपको ऐसा होता तो आपको ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर हमें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन गिवन है तो मैंने आपको क्या कहा था, एक ही अकाउंट बनाना है, फिर आप क्या करते, ये बनाना ही नहीं था, फिर आप क्या करते, सेल लिखते, सेल लिख दिया, लॉस लिख दिया। अब हमें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन दी हुई है, ये अकाउंट तो हमने इसलिए बनाया था ना कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सके। जब हमें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन गिवन ही है तो हमें ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर हम यहाँ पे क्या लिखते, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जितने भी गिवन थे। ठीक है, फिर कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर फिर जो ट्रीटमेंट आपने किया है यहाँ पे भी फिर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन लिखते। देखो मैंने ये लॉस जो निकाला वो तो निकाला एक्यूमुलेटेड से, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन कौन सी लिखी, करंट ईयर की। ये लॉस निकाला है उस पर्टिकुलर मशीन का जो मैंने बेच दी, और ये डेप्रिसिएशन थी टोटल में, और वैसे भी हमें एक्यूमुलेटेड का कुछ करना ही नहीं होता, ध्यान से देखो ये आपस में क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर, मतलब आपको जो भी बैलेंसिंग फिगर दी होगी ना आपको वहां पुट करना है, लेकिन अगर आपको एक्यूमुलेटेड के बैलेंस भी गिवन है, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन भी गिवन है, ठीक है, फिर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वहां से कोई और मिसिंग फिगर निकल के आ जाए। मेनली फॉर्मेट जो है ना वो यही है, ओपनिंग बैलेंस, फिक्स्ड एसेट का जो फॉर्मेट है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल, परचेज, लॉस, प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन। अगर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन दी हुई है तो वही लिखोगे, करंट ईयर की नहीं दी हुई तो यहाँ एक्यूमुलेटेड का बैलेंस लिख के वो नीचे ट्रांसफर कर दोगे, वहां से करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। इसका फॉर्मेट है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ आपके पास क्या आएगी, जो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की है यहाँ करंट ईयर का बैलेंस निकल गया है। तो 3 टाइप के सम्स हैं आपके पास, डिफरेंट टाइप्स के, मतलब करंट ईयर की डेप्रिसिएशन गिवन है तो एक ही अकाउंट बनाए, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो 2 बनाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन भी गिवन हो और एक्यूमुलेटेड का बैलेंस नहीं गिवन, लेकिन एक्यूमुलेटेड दी हुई है जो मशीन बेच दी, तो उसमें हमें ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां डेप्रिसिएशन आप एक्यूमुलेटेड लिखने की बजाय करंट ईयर की लिखें। क्लियर, बाकी आप सम्स करेंगे वहां क्लियर हो जाएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। इसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, यहाँ तो मैं फिगर्स लिख रहा था तो थोड़ा सा इस तरीके से हो गया, इसका जो एक्चुअल फॉर्मेट है फिक्स्ड एसेट और कैश फ्लो स्टेटमेंट वो मैं आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा, तो वहां आप अच्छे से देख लेना, उसको देख के उसकी हेल्प से आप सारे सम्स करेंगे तो आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो इन्वेस्टिंग का ही पार्ट था, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे फाइनेंसिंग।